पर चिराग पासवान के तरफ बीजेपी ने एक झुकाव दिखाया, क्योंकि कहा जाता है कि जो चिराग पासवान है इनकी बड़ी कह सकते हैं गहरी जो कह सकते हैं संबंध है पीएम मोदी के साथ में, बहुत मानते हैं इनको, बेटा सरीखा मानते हैं। आपने देखा भी कई मौक़ों पर उनको गले लगाते हुए भी नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद जो हशर उनका था, जो पार्टी का हशर उनका था, उसको देखकर कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भाई चिराग पासवान को आखिर बीजेपी इतनी मेहरबानी करेगी कि उनको 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देगी। वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट ना देना, इसका मतलब ये था कि पूरी तरह से बीजेपी ने ये ठान लिया था कि अब हमें पशुपति पारस या चिराग पासवान में से कोई एक चाहिए, तो उन्होंने जो उनको जीत दिला पाया। तो ऐसे में मुझे भी लग रहा है कि एंड ऑफ द डे प्रिंस राज वापस आ जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जिस तरह से उनको छोड़कर चाहे महबूब कैसर गए थे, चाहे बीना गई थी, या फिर जो प्रिंस राज गए थे, तो क्या उनको वो उस मन से एक्सेप्ट कर पाएंगे, और साथ में अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो क्या एक बार फिर चिराग पासवान के साथ रह पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं। कहा जाता है भारतीय राजनीति में कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और इसी जीत के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में चाचा भतीजे के बीच हम लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं सियासी जंग, और वो सियासी जंग इस बार देखा जाए तो बिहार में लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आप समझ ही चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बारे में। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे इस खास प्रोग्राम में बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में जिस तरीके से एनडीए खेमे में सीटों का बंटवारा हुआ, 40 लोकसभा सीटें, और इन 40 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी, 16 जेडीयू को दी, और चिराग पासवान जिस जिद पर अड़े हुए थे उनकी उस जिद को पूरा किया गया, और देखा गया कि उन्हें 5 सीटें दे दी गई जिनकी उन्हें चाह रही। एक सीट दे दी गई यहाँ पर जीतन राम मांझी की पार्टी को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को, लेकिन पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया यहाँ पर चिराग पासवान के जो चाचा हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं पशुपति पारस। आखिरकार इसकी बड़ी वजह यहाँ पर क्या लगती है? आखिरकार कहां पर चूक गए पशुपति पारस? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक बड़ी पैठ बना चुके थे बिहार की राजनीति में, खासकर जो पासवान वोट बैंक है उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जो पशुपति पारस हैं उनका ज्यादा कह सकते हैं आधिपत्य इनके ऊपर है, ज्यादा तवज्जो उनकी इनके ऊपर है। लेकिन जब बीजेपी के अंदर खाने से बातचीत होती है तो हाजीपुर सीट को लेकर आपस में तनातनी का माहौल बन जाता है। बीजेपी ने आखिर में ये तक कहा कि भाई आप परिवार की पार्टी हैं, पूरा परिवार एक हो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं आपको 5 सीटें देने में। लेकिन पशुपति पारस अड़े रहे कि अब ये चीज खत्म हो चुकी है और हम अब कभी एक नहीं हो सकते। और हाजीपुर को लेकर उन्होंने कहा कि यहां से अगर कोई चुनाव लड़ेगा प्रांशु जी तो वो सिर्फ और सिर्फ पशुपति पारस हैं। चिराग पासवान को यहां से वो टिकट नहीं देने वाले, ना समर्थन करने वाले हैं, बल्कि वो उनके खिलाफ जाने वाले हैं। अगर एनडीए की तरफ से उनको एक तरीके से वो चुना जाता है तो वो यहां से अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाएंगे। और देखिए, वही हुआ जिसका डर उनको था, क्योंकि यहां पर चिराग पासवान के तरफ बीजेपी ने एक झुकाव दिखाया, क्योंकि कहा जाता है कि जो चिराग पासवान है इनकी बड़ी कह सकते हैं गहरी जो कह सकते हैं संबंध है पीएम मोदी के साथ में, बहुत मानते हैं इनको, बेटा सरीखा मानते हैं। आपने देखा भी कई मौक़ों पर उनको गले लगाते हुए भी नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद जो हशर उनका था, जो पार्टी का हशर उनका था, उसको देखकर कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भाई चिराग पासवान को आखिर बीजेपी इतनी मेहरबानी करेगी कि उनको 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देगी। वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट ना देना, इसका मतलब ये था कि पूरी तरह से बीजेपी ने ये ठान लिया था कि अब हमें पशुपति पारस या चिराग पासवान में से कोई एक चाहिए। तो उन्होंने चिराग पासवान पर दांव लगा दिया और पशुपति पारस जो है अपने भतीजे से इस लड़ाई में हार गए। लेकिन अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या वो अकेले चुनाव में जाने वाले हैं या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ जो रुख उनका लग रहा है उस तरफ जाने वाले हैं? क्योंकि अब प्रत्याशी भी उनके पास इतने बड़े नाम के है नहीं कि उनके दम पर वो चुनाव में जा सके। तो ऐसे में पशुपति पारस को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है प्रांशी की वाकई क्या वो अब राजनीतिक हाशिए पर कहीं ना कहीं नजर आते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जाए कि उनको यहां से चुनाव में उतारने का मौका दिया जाएगा। लेकिन वो भी
कितनी सीटों पर, क्या जैसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 4 से 5 सीटों की मांग जो है वो पशुपति पारस कर रहे हैं इंडिया गठबंधन से, और इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको 2 से 3 सीटें देने का ऑफर है। तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि बड़े कश्मकश के दौर से जो पशुपति पारस हैं वो इस समय गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पशुपति पारस एक बेहद बुरे दौर से भी कहा जा सकता है गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में पशुपति पारस बिल्कुल पीछे भी नहीं है। आपको ये बता दें कि 2021 में उन्होंने जिस तरह से फैसला लिया, 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूटती हुई नजर आई, 2 गुटों में एक तरीके से बट गई। 2020 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए रामविलास पासवान, जिन्होंने इस पार्टी को स्थापित किया, और वहीं दूसरी ही तरफ अपने भाइयों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, जैसे कि रामचंद्र पासवान, वह भी आज हमारे बीच नहीं है। वहीं पशुपति पारस को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन किसे मालूम था कि उनके गुजर जाने के बाद उन्हीं के बेटे चिराग पासवान को अलग कर देंगे पशुपति पारस, और चिराग पासवान को उन्होंने हाशिए पर ले लिया, वह अलग हो गए। और इसके बाद देखने को मिला कि चिराग पासवान, जो पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, भक्त कहे जाते हैं, शायद इस वजह से ही कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी का साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ा, बीजेपी आला कमान के साथ संपर्क में बने रहे, उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन पशुपति पारस अलग होते हुए नजर आए। और शायद वही एक बड़ी वजह बनती हुई नजर आई कि आज उनकी झोली में वो 5 लोकसभा सीटें हैं जिनकी उन्हें चाह रही थी। तो अब यहाँ पर जो रणनीतियां निकलकर सामने आई हैं, अंदरूनी सूत्रों की माने तो परिवार में ये तल्खी और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये तल्खी इस वजह से बढ़ रही है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके अब पशुपति पारस रणनीति बना रहे हैं चिराग पासवान को हराने की। 5 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की रणनीति अब बनाई जा रही है। खगड़िया है, समस्तीपुर है और वैशाली, इन तीनों ही सीटों के नाम उभर कर सामने आ चुके हैं। क्या पशुपति पारस वाकई में अब अपने ही भतीजे चिराग पासवान को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह हाजीपुर सीट की पहले बात करें कि हाजीपुर को लेकर लगातार चिराग पासवान और कह सकते हैं पशुपति पारस जो उनके चाचा हैं उनके बीच में लगातार मतभेद और तनातनी का माहौल रहा। अब जबकि लगभग ये साफ हो चुका है कि चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे, तो यहाँ पर जो पशुपति पारस हैं क्या वाकई वो जो है हाजीपुर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर अब वो भी अपना इरादा बदलते हुए किसी और सीट पर जाकर चुनाव लड़ेंगे? इसको लेकर लगातार माथापच्ची का दौर चल रहा है। आपने कहा कि अपने तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो कार्यकर्ता, उनके साथ में मीटिंग का दौर भी चल रहा है पशुपति पारस का कि आगे क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हाजीपुर की सीट है इसको लेकर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो चिराग पासवान है वो कहते हैं कि भाई ये मेरे पिता की कर्म भूमि है, तो वहीं पशुपति पारस कहते हैं ये मेरे भाई की कर्म भूमि है। तो दोनों अपने अपनी जगह पर अडिग रहना चाहते हैं और कोई भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। यही वजह है कि हाजीपुर को लेकर अभी भी कमोबेश मामला वैसा ही फंसा हुआ है जैसे कुछ दिनों पहले तक फंसा हुआ था। अब यहाँ पर इंडी गठबंधन अगर कह सकते हैं कि यहाँ पर पशुपति पारस को प्रसाद लेकर आती है, उनको जो है अपने गठबंधन में शामिल करती है, तो क्या पशुपति पारस को एक बार फिर वो हाजीपुर सीट पर ही चुनाव लड़ाने का मौका देंगे या फिर उनकी सीट बदलती हुई नजर आएगी? क्योंकि अब लगभग ऐसा लग रहा है कि जो इंडी गठबंधन है उनके बीच में जो सीट शेयरिंग का मसला है वो लगभग अंतिम पायदान पर आकर खड़ा हो गया। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि आरजेडी की तरफ से तो 5 सिंबल भी बांट दिए गए, यानी कि उनके सिंबल पे कई लोग चुनाव लड़ने को तैयार भी हो गए, कई सीटों का अनाउंसमेंट भी हो गया। तो ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अगर पशुपति पारस ने देर की तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उनको हाथ धोना पड़ जाए और यहाँ पर वो अकेले चुनाव में जाते हुए नजर आ जाए। और अकेले दम पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर वो अर्जित कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर पशुपति पारस की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा दयनीय नजर आती है राजनीतिक लिहाज से, कि वहां पर उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और साथ में जो उनके साथ के कई सांसद हैं वो वापस चिराग पासवान के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे महबूब कैसर की बात करिए, बीना की बात करिए, और प्रिंस राज का भी नाम उसमें से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अब पशुपति पारस ठीक चिराग पासवान की तरह अब अकेले खड़े हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या इस दम पर वो लोकसभा चुनाव में सीटें हासिल कर पाएंगे? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने लग गया। अब देखना होगा कि अब पशुपति पारस का अगला दाव क्या होने वाला है। देखिए, जिस तरह से आपने यहाँ पर बात कही कि अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वाकई में अकेले तो वह पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिंस राज की यहाँ पर बात कर ली जाए, जो अहम यहाँ पर भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रिंस राज पर अगर रुख किया जाए तो प्रिंस राज को लेकर हाल ही में चिराग पासवान ने अपने इंटरव्यू में बात रखी थी, और पशुपति पारस को लेकर यहाँ पर कहा जाए तो अलग थलग वह इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि जो उनके साथ हुआ उसमें प्रिंस राज ने कुछ नहीं कहा, जबकि वह उनके साथ थे। चिराग पासवान से हटकर प्रिंस राज
उनके कदम ताल मिलाते हुए नजर आए उनके साथ, लेकिन आज वह चुप्पी साधे हुए हैं। तो प्रिंस राज को लेकर चिराग पासवान से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समझौता का तो अब कोई चांसेस है ही नहीं है। प्रिंस राज जहां जाना चाहते थे वहां पर वह हैं। वह साफ तौर पर कहते हैं कि प्रिंस राज के लिए चिंताएं उन्हें पहले भी थी, लेकिन आज भी वह उनकी चिंता करते हैं और कहते हैं कि उसने अपने लिए कुछ फैसले लिए, अब उसी के साथ उसे जीना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर देखा जाए तो चिराग पासवान ने यह फैसला सुना दिया है और ऐसे में यहां पर लोजपा रामविलास में प्रिंस को जगह मिलने की बात पर उनका कहना रहा कि यह फैसला पार्टी के वह लोग करेंगे जो संघर्ष के दौरान डटकर खड़े रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान ने यहां पर यह तो साफ कर दिया है कि एलजेपी में जिस तरीके से यहां पर लोगों ने संघर्ष किया, नेताओं ने संघर्ष किया, अगर यहां पर प्रिंस राज को जगह मिलती है तो यह फैसला तो एलजेपी के लोग ही करेंगे। यानी कि चिराग पासवान थोड़े बहुत संकेत भी दे रहे हैं कि साथ में आ जाएं और दूसरी ही तरफ कह रहे हैं कि स्थिति तो स्पष्ट है, उसको जो करना था वो फैसला वो ले चुका है। देखिए बिल्कुल, और अभी मेरे ख्याल से चिराग पासवान भी कह तो रहे हैं, लेकिन उनके पास भी क्या वो चेहरे हैं जो उनको जीत दिला पाए। तो ऐसे में मुझे भी लग रहा है कि एंड ऑफ द डे प्रिंस राज वापस आ जाएं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही होगी कि जिस तरह से उनको छोड़कर चाहे महबूब कैसर गए थे, चाहे बीना गई थी या फिर जो प्रिंस राज गए थे, तो क्या उनको वो उस मन से एक्सेप्ट कर पाएंगे और साथ में अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो क्या एक बार फिर चिराग पासवान के साथ रह पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि प्रिंस राज के लिए चिराग पासवान के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, लेकिन जो आरोप उनके ऊपर लगे थे उसको लेकर कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी होंगे कि अगर उनको एक बार फिर लेकर समस्तीपुर सीट से लड़ाते हैं तो कहीं उनका दाव उल्टा पड़ता हुआ नजर ना आ जाए। इसीलिए उनकी जो मां है रीना पासवान, उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है कि वो आने वाले दिनों में समस्तीपुर चुनाव सीट से चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल अब चिराग पासवान क्या करते हैं पूरी तरह से वो भी देखना होगा और साथ में पशुपति पारस का आने वाले दिनों में क्या रुख रहने वाला है वो देखना होगा, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है, चाचा भतीजे माँ भाई यही सब नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या साथ बैठकर जो पारिवारिक दुश्मनी कह सकते हैं हो गई है, क्या वो खत्म करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान ने कहा कि वो घर के बड़े हैं इसलिए मेरे पिता के बाद, तो उनको ही फैसला करना है कि क्या करना है। तो अब ऐसे में क्या दोनों तरफ से नरमी दिखाई जाएगी और जो पार्टी दोनों अलग अलग बटी हैं क्या एक बार फिर एकजुट होती हुई नजर आएंगे, इसके ऊपर फिलहाल सबकी नजर लगी हुई है। क्योंकि बिहार में एलजेपी का एक होने का मतलब यह है कि जो पासवान कुनबा है उसकी ताकत फिर से एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर प्रिंस राज को लेकर ही रहेगा। प्रिंस राज को लेकर यह कहा गया कि समस्तीपुर से कहीं ना कहीं चिराग पासवान उन्हें उतार सकते हैं, लेकिन आप जैसा कि कह ही रहे हैं कि रीना पासवान को लेकर भी चर्चाएं हैं। वाकई में यहाँ पर आपको बता दें कि खगड़िया सीट है, वैशाली है, समस्तीपुर तो है ही, लेकिन जमुई सीट है जहां से चिराग अपनी जीजा अरुण भारती को उतारते हुए नजर आ सकते हैं और हाजीपुर से वह खुद उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रिंस राज यहाँ पर एक बड़ी पहल, एक बड़ी कोशिश में नजर आ सकते हैं जिस तरह से चिराग पासवान संकेत दे रहे हैं? जाहिर बात है, और देखिए उनके पास भी बड़े ऑप्शन है नहीं, और ऐसे में अगर उनको एलजेपी से भी टिकट नहीं मिलता है, साथ में पशुपति पारस भी उनके तरफ से हाथ खींच लेते हैं, तो वाकई प्रिंस राज यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे और अकेले दम पर वो चुनाव जीते ऐसा लगता नहीं। तो हो सकता है कि एक बार फिर चिराग पासवान के साथ में उनका जो पैचअप है वो होता हुआ नजर आए, एक बार फिर से दोनों भाई एक साथ एक मंच पर नजर आ जाए और ऐसे में समस्तीपुर की जो सीट है वहां पर प्रिंस राज फिर से उतरते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ से जो प्रिंस राज के पिता हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में ये सीट जो है वो उनके लिए बड़ा इमोशनल इंपैक्ट रखती है और यहाँ पर चिराग पासवान को भी पता है कि अगर उनको लोग चाहिए तो उनके घर के लोग अगर उनके साथ आ जाएं तो इससे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं होगा। तो अब कई तरह की चीजें हैं जिसको सोच समझ के चिराग पासवान को फैसला करना पड़ेगा। वाकई अब देखना होगा आने वाले समय में कि अपने चाचा पशुपति पारस, वहीं अपनी मां रीना पासवान और साथ ही साथ अपने चचेरे भाई प्रिंस राज के लिए चिराग पासवान के आखिरी अहम फैसले क्या कुछ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।